Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Mehwish Saif. Today in this video, we will discuss management protocols of dengue in pregnancy. डेंगू फीवर एक वायरल डिजीज है। फ्लेविवायरस आरएनए वायरस है जो इस डिजीज को कॉज करते हैं। इसकी 4 सीरोटाइप्स हैं। एडीज मॉस्किटो, पर्टिकुलरली एडीज एजिप्टिस वेक्टर है जो ट्रांसमिट करते हैं ह्यूमंस में। अर्ली डिटेक्शन एंड प्रॉपर एक्सेस टू गुड मेडिकल केयर फर्टिलिटी रेट को रिड्यूस कर देता है 20% से 1% तक। 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंगू ब्राउन जोन में रहती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदाजे के मुताबिक 100 मिलियन हर साल रिपोर्ट होते हैं और जिसमें से 500,000 डेंगू हेमोरेजिक फीवर के हैं और 22,000 डेथ्स एवरी ईयर रिपोर्ट होती हैं डेंगू फीवर की वजह से। ऑब्स्टेट्रिशियन चूंकि डेंगू फीवर जो प्रेग्नेंट लेडीज सफ़र करती हैं उनको मैनेज करती हैं, तो उनको डेंगू फीवर के बारे में मतलब इसकी फेजेस के बारे में, उसके ट्रीटमेंट के बारे में ज़रूर इल्म होना चाहिए। अब डेंगू फीवर जो है ना हमारे पास, वो स्वेयर और नॉन स्वेयर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है इसकी। इंक्यूबेशन पीरियड 2 वीक्स का है और उसके बाद इलनेस स्टार्ट होती है और इसकी 3 फेजेस हैं। फेब्राइल फेज है, क्रिटिकल फेज है, रिकवरी फेज है। फेब्राइल फेज जो है ये पहले फर्स्ट 1 to 4 डेज में होती है। इसकी सिम्टम्स में फीवर है, हेडेक है, आर्थेल्जिया है, माइल्जिया है, टॉर्निकेट टेस्ट पॉजिटिव होता है। इसी कॉम्प्लिकेशंस में डिहाइड्रेशन आ जाती है और लैब चेंजेस जो आती है ना, डब्ल्यूबीसी काउंट लो हो जाता है। देन क्रिटिकल फेज स्टार्ट होती है, ये 3rd to 6th डे पे स्टार्ट होती है। इसमें फीवर स्टार्ट सबसाइडिंग और वार्निंग साइंस अपीयर होना शुरू होते हैं। वार्निंग साइंस हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे। पेशेंट शॉक में जा सकती है, मल्टीपल आर्गन इन्वॉल्वमेंट होती है, ब्लीडिंग फ्रॉम मल्टीपल साइड्स होती है। इसमें जो लैब चेंजेस आती है ना, हेमाटोक्रिट राइज हो जाता है और प्लेटलेट काउंट लो हो जाता है। देन रिकवरी फेज जो 7 to 10 डे पे स्टार्ट होती है। पेशेंट इसमें एफिब्राइल होता है। इसकी कॉम्प्लिकेशन में वॉल्यूम ओवरलोड है। इसको हम फर्दर मैनेजमेंट में डिस्कस करेंगे। लैब चेंजेस में इसमें हेमाटोक्रिट स्टेबल या नॉर्मल होना शुरू होता है, डब्ल्यूबीसी काउंट इंक्रीज कर जाता है और प्लेटलेट काउंट भी इंक्रीज कर जाता है। अब डायग्नोसिस में रैपिड NS1 एंटीजन जो है ना, ये डे 3 ऑफ फीवर पे डिटेक्ट हो जाता है। डेंगू IgM डे 5 ऑफ फीवर पे आप डिटेक्ट कर सकते हैं, IgM पॉजिटिव हो जाता है इसमें। फुल ब्लड काउंट एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है, ये बेसलाइन भी है और इसे हम डिजीज की प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए भी यूज करते हैं इसमें। अच्छा, समटाइम डेंगू फीवर का ना डायग्नोसिस या मिसडायग्नोसिस हो रहता है या डिले डायग्नोसिस हो रहता है। वो इस वजह से कि प्रेगनेंसी की कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनकी सिम्टम्स डेंगू फीवर के साथ बहुत ज़्यादा मैच करती हैं, सिमिलर सिम्टम्स होती हैं इनकी। वो प्रेगनेंसी कंडीशन कौन सी है? हेल्थ सिंड्रोम है, निमोनिया है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, वेरियस ऑब्स्टेट्रिक कॉजेज ऑफ परवजाइनल ब्लीडिंग है एंड अदर इन्फेक्शियस डिजीज है। इनकी सिम्टम्स काफ़ी मैच करती हैं जिसकी वजह से समटाइम डायग्नोसिस ना डिले हो जाता है। एडवर्स प्रेगनेंसी आउटकम डेंगू की वजह से क्या है? प्रीटर्म बर्थ हो सकती है, लो बर्थ वेट है, समटाइम्स सीजरियन डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। रिस्क ऑफ वर्टिकल ट्रांसमिशन डॉक्यूमेंटेड है, वर्टिकल ट्रांसमिशन का रिस्क है डेंगू में। अच्छा, अगर आपके पास एक पेशेंट है, प्रेग्नेंट है, डेंगू फीवर है और वो क्रिटिकल फेज में है, जो मैंने अभी पहले डिस्कस किया है, इसमें मार्क थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है और कैपिलरी लीक होता है। तो आपने मैक्सिमम कोशिश करनी है कि पेशेंट को आप इंडक्शन ऑफ लेबर ना करें या सिजेरियन सेक्शन को अवॉइड करें इस फेज में। पेशेंट को स्टेबल होने दें क्योंकि उसमें मार्क थ्रोम्बोसाइटोपिनिया से ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। डेंगू फीवर प्रेगनेंसी की टर्मिनेशन की तरफ कोई डेंगू फीवर कोई इंडिकेशन नहीं है कि आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दें और कोई ऐसा डाटा भी नहीं है कि कंजेंटल एनोमलीज और एम्ब्रियोपैथी अगर पेशेंट डेंगू फीवर को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सफ़र करी है इससे तो बढ़ जाएगा, ऐसा भी फिलहाल कोई डाटा नहीं है। नाउ मैनेजमेंट ऑफ डेंगू फीवर इन प्रेगनेंसी। क्या करना है आपने? सस्पेक्ट डेंगू इन प्रेग्नेंट वुमेन कमिंग विद फीवर, स्पेशली जब डेंगू फीवर का सीजन हो। आजकल जो सीजन चल रही है डेंगू का सीजन, डेंगू बहुत पीक पे है। तो अगर आपके पास ये सीजन में पेशेंट आती है फीवर के साथ तो सबसे पहले आपके माइंड में डेंगू फीवर आना चाहिए। आपने बेसलाइन करवानी है, डे 1 डे 2 फीवर पे सीबीसी जो उसमें है वो बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन में करवाना है। अगर डब्ल्यूबीसी काउंट नॉर्मल है, ये लोअर साइड पे है, तो आप डेंगू को सस्पेक्ट करें। सीबीसी 24 आवर्स के बाद आप रिपीट करें
और अगर आप उसे कंपेयर करें प्रीवियस सीबीसी के साथ, अगर प्लेटलेट्स जो काउंट है फॉल कर रहा है और हेमाटोक्रिट राइज कर रहा है और 10% राइज सिग्निफिकेंट है, तो आप इसको कंफर्म सोचें कि डेंगू फीवर है। एडमिशन आपने एडवाइस करना है ऑल पेशेंट्स विद डेंगू फीवर। अब डेंगू फीवर के साथ जो प्रेग्नेंट लेडीज है, हम इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप ए को डिस्कस करते हैं। इसमें डेंगू फीवर विदाउट वार्निंग साइंस है। आपने पेशेंट को मॉनिटर करना है, 4 आवर्ली टेम्परेचर स्टार्टिंग करनी है, बीपी, पल्स प्रेशर, उसका यूरिन आउटपुट मॉनिटर करना है 4 to 6 आवर्स के लिए, मिनिमम 100 cc एवरी 4 आवर्स आना चाहिए। कैपिलरी रिफिल टाइम को देखना है, इनटेक आउटपुट रिकॉर्ड होना चाहिए। लैब्स आपने डेली करवानी है, स्पेशली सीबीसी, और अगर कोई दूसरी लैब्स इंडिकेटेड है पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग तो आप वो करवा सकते हैं। जस्ट पैरासीटामोल देना आपने 6 आवर्ली, एनसिड्स अवॉइड करने हैं, ब्रूफिन एंड डिक्लोफेनिक सोडियम नहीं देना। अगर हाई ग्रेड फीवर है तो आपने स्पंजिंग करनी है पेशेंट की। अगर पेशेंट एस्पिरिन ले रही है तो आपने उसको विद होल्ड करना है, ओरल इनटेक को इनकरेज करना है। आपका एम है कि एटलीस्ट 2.5 लीटर ऑफ फ्लूइड जो है ना पेशेंट डेली ले। आपने फ्लूइड उसका इनटेक इंक्रीज करना है। अगर नोजिया और वॉमिटिंग है प्रेगनेंसी का तो आपने फिर उसको आईवी फ्लूइड पे शिफ्ट कर देना है, और फ्लूइड आपने कौन सा यूज करना है, नॉर्मल स्टैंड 100 cc पर आवर के हिसाब से। जो डॉक्टर देख रहे हैं पेशेंट को, आप उसको बताएं कि यूरिन आउटपुट का उसने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, वॉमिटिंग, लिथार्जी, नैरिंग ऑफ पल्स प्रेशर और डिलेड कैपिलरी फिल ग्रेटर देन 2 सेकंड्स, ये जो वार्निंग साइंस में आ जाते हैं, ये वार्निंग साइंस डेवलप होना शुरू होते हैं। वार्निंग साइंस का आपने स्पेशली तब देखना है जब फीवर स्टार्ट सबसाइडिंग, यानी फीवर कम होना शुरू होता है और तब वार्निंग साइंस अपीयर होना शुरू होते हैं। कुछ मैंने आपको पहले बताया है। कुछ पेशेंट में एब्डोमिनल पेन होती है, टेंडरनेस होती है, परसिस्टेंट वॉमिटिंग होती है, लिथार्जी, रेस्टलेसनेस है, लिवर इनलार्जमेंट है ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर, कैपिलरी रिफिल गेटिंग डिलेड हो जाता है और यूरिन आउटपुट लेस हो जाता है, म्यूकोजल ब्लीड स्टार्ट हो जाता है, एपिस्टेक्सिस है, गम ब्लीड है, मल्टीपल आर्गन से मतलब मल्टीपल साइड से पेशेंट की ब्लीडिंग हो सकती है। ये सब वार्निंग साइंस हैं। राइज इन हेमाटोक्रिट 20% ऑफ बेसलाइन कंसीडर है, कंफर्म है डेंगू। अगर बेसलाइन आपके पास हेमाटोक्रिट नहीं है तो आप 36 को एज ए बेसलाइन कंसीडर करें। ग्रुप बी क्या है, डेंगू फीवर विद वार्निंग साइंस। ये वही जो पहले वार्निंग साइंस मैंने आपको पहले बताया, वो क्या है वार्निंग साइंस, वही वार्निंग साइंस आपने देखना है। साथ पेशेंट को मॉनिटर कर लेना है, उसको एडमिटेड तो पहले ही आपके पास उसके वाइटल्स, बीपी, पल्स, टेम्परेचर, पल्स प्रेशर, कैपिलरी फिल आर्ली आपने अब नोट करना है। कैथेटराइज रखना है पेशेंट को, इनटेक आउटपुट का रिकॉर्ड रखना है, इंटेंस फ्लूइड रेसिस्टेशन करनी है, नॉर्मल स्लैन देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बोलस देना है 5 to 10 ml पर केजी पर आवर के हिसाब से। इनिशियली 2 आवर्स के लिए आपने बोलस डोज स्टार्ट करनी है, उसके बाद आपने मेंटेनेंस 3 to 5 ml पर केजी पर आवर के हिसाब से स्टार्ट कर देनी है, और यूरिन आउटपुट और पल्स प्रेशर का ख्याल रखना है। इस फेज में आपने इंडक्शन ऑफ लेबर और पेशेंट की सिजेरियन सेक्शन की को अवॉइड करना है। ग्रुप सी में कहता है डेंगू फीवर विद शॉक ऑन एडमिशन, पेशेंट शॉक में होता है। ऐसे पेशेंट जो है उनको आईसीयू केयर की जरूरत होती है। अगर पेशेंट किसी ऐसे सेटअप में है जहाँ पे आईसीयू केयर अवेलेबल नहीं है तो आप पेशेंट को ट्रांसफर कर दें, रेफर कर दें सेटअप में जहाँ आईसीयू केयर अवेलेबल है आपके पास। और आप ट्रांसफर करने से पहले पेशेंट की सीबीसी मतलब बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन करवा लेना एक दफा। सीबीसी आता है उसमें, ताकि हेमाटोक्रिट का, प्लेटलेट्स का अंदाजा हो जाए, और आपके पास एलएफटीज, आरएफटीज, इलेक्ट्रोलाइट्स, शुगर सब मतलब इन्वेस्टिगेशन हो, ताकि आप उसको इजीली रेफर कर सकें। आपने फ्लूइड, बोलस फ्लूइड देना है उसको, नॉर्मल स्लैन देना है 10 cc पर केजी ओवर 15 मिनट्स बिफोर ट्रांसफर। और जब आप ट्रांसफर कर रहे हो तो 10 ml पर केजी फॉर नेक्स्ट आवर, तब तक पेशेंट ट्रांसफर नहीं हो रहा था टर्शियरी केयर सेटअप में। कन्वलेसेंट फेज क्या है? कन्वलेसेंट फेज में आपके पास राइज ऑफ डब्ल्यूबीसी काउंट आता है, फॉलोड बाय राइज ऑफ प्लेटलेट काउंट है, यानी हेमाटोक्रिट की स्टेबलाइजेशन स्टार्ट होती है। ये कन्वलेसेंट फेज है। आपने कन्वलेसेंट फेज में जो है ना, आपने साइंस ऑफ फ्लूइड ओवरलोड देखने हैं। उसमें वो क्या साइंस हैं, कफ है, वीज है, टिकिपनी है, राइज ऑफ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। इनका आपने ख्याल रखना है। ये कन्वलेसेंट फेज में आते हैं, मतलब रिकवरी फेज में आते हैं, और इसमें पेशेंट एफिब्राइल होता है। अब डिस्चार्ज कब करना है पेशेंट को हॉस्पिटल से? पेशेंट एफिब्राइल है, 24 आवर्स विदाउट एंटीपायरेटिक्स, उसकी एपिटाइट इंप्रूव हो गई है, हेमाटोक्रिट जो है वो नॉर्मल हो गया है, और राइजिंग ट्रेंड आ गया डब्ल्यूबीसी काउंट का और प्लेटलेट का। एनसिड्स आपने नहीं देने, सिर्फ पैरासीटामोल देना है आपने, और 4 ग्राम डेली से आपने उसकी डोज इंक्रीज नहीं करनी। ऑप्शंस क्या आपके पास फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन के लिए? मैंने पहले बताया, जस्ट नॉर्मल स्टैन आपने देना है। डेक्सट्रोज को, रिंगल एक्टेट को आपने अवॉइड करना है। अगर पेशेंट शॉक में है तो आप कोलाइड्स दे सकते हैं इनिशियली। ट्रांसमिशन ट्रिगर फॉर डेंगू पेशेंट्स आपने लो रखना है देन अदर पेशेंट्स। अगर पेशेंट को ब्लीडिंग है और वो या मतलब कोई डिलीवरी है या उसकी कोई सिजेरियन हुआ है या उसका 500 cc ब्लड लॉस हो गया है, तो आपने पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करना है।
और अगर आपके पास अवर्ट ब्लीडिंग नहीं है लेकिन हेमाटोक्रिट काउंट जो हेमाटोक्रिट है वो ड्रॉप करके है विदाउट क्लिनिकल इंप्रूवमेंट, तो अब तब भी आप ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। प्रोफाइलेक्टिक प्लेटलेट ट्रांसप्लांट की कोई इंडिकेशन नहीं है और ना ही रिकमेंडेड है। ये आपने तब देने हैं अगर आप डिलीवरी इनएविटेबल है विद इन 6 आवर्स में और आपके पास प्लेटलेट काउंट लेस देन है 50,000 और फॉर नॉर्मल डिलीवरी और 75,000 फॉर सीजरियन सेक्शन। अगर इतना प्लेटलेट काउंट इससे लेस है तो तब आप प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। अगर पेशेंट की डिलीवरी इंडिकेटेड नहीं है, अभी नहीं डिलीवर करवाना पेशेंट को प्लेटलेट काउंट जस्ट लो है, कोई अवर्ट ब्लीडिंग नहीं है पेशेंट को, तो आपने प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज नहीं करने, जस्ट वेट करना है आपने। सिर्फ हैवी ब्लीडिंग की सूरत में आपने प्लेटलेट या डिलीवरी उसकी इमिनेंट है 6 आवर्स में, तब आपने प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करने हैं। स्टीरॉइड्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है। ऑपरेटिव डिलीवरी डेंगी कोई इंडिकेशन नहीं है ऑपरेटिव डिलीवरी के लिए। आपने क्रिटिकल फेज में स्पेशली इंडक्शन ऑफ लेबर और सिजेरियन सेक्शन को अवॉइड करना है ताकि हेमरेज का रिस्क कम हो। डिलीवरी आपकी पेशेंट की ऐसे सेटअप में होनी चाहिए, टर्शरी के सेटअप में, जहाँ पे ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स इजीली अवेलेबल हों, स्किल्ड ऑब्स्टेट्रिशियन एंड न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल हों, एनेस्थेटिस्ट हों। ऐसे सेटअप में पेशेंट की डिलीवरी होनी चाहिए। टोकोलिटिक एजेंट के समटाइम यूज किए जा सकते हैं कि पेशेंट की डिलीवरी को लेबर को डिले किया जा सके फॉर 1 वीक, जब तक पेशेंट स्टेबल नहीं हो जाता। अगर आपके पास पेशेंट है फीवर के साथ हो और इस डेंगू के सीजन में है, तो स्पेशली आपने डेंगू का ख्याल रखना, मैंने पहले भी बताया है। उसको एडमिट करना है, सीबीसी आपने उसकी मॉनिटर करनी है। सीरोलॉजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, सीबीसी प्लेटलेट काउंट और हेमाटोक्रिट आपको बता देते हैं। विजिलेंट रहना है आपने वार्निंग साइंस को देखने के लिए। जब फीवर पेशेंट का सेटल होना शुरू होता है तो वार्निंग साइंस अपीयर होना शुरू होते हैं। अगर पेशेंट शॉक में जा रही है तो इंटेंस फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन पेशेंट को स्टेबल कर सकता है और नॉर्मल स्टैंड देना आपने उसका। अगर इम्यून डिलीवरी है तो आपने ब्लड प्रोडक्ट्स और फ्लैश प्लेटलेट्स का आपने अरेंज करके रखना है। बेबी शुड बी इवैल्यूएटेड फॉर कंजेंटल डेंगू बाय न्यूरोलॉजिस्ट, उसको आपने इवैल्यूएट करवाना है ज़रूर, कंजेंटल डेंगू का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। टाइमली इंटरवेंशन जो है ना फर्टिलिटी रेट कम कर सकती है, मैंने पहले भी बताया है। आपने इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन नहीं देने, हाइपोटोनिक फ्लूइड नहीं देने, आईवी फ्लूइड देने हैं आई ग्रुप बी और सी के लिए। ग्रुप ए के लिए आई फ्लूइड्स नहीं, आप ओरल इंटेक इंक्रीज करें पेशेंट का। स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है। So thank you so much. It was all about management protocols of dengue fever in pregnancy. Hopefully आपको मेरी बात की कुछ समझ आई होगी, कुछ आपने पिक किया होगा। ये मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एवरी ऑब्स्टेट्रिशियन को पता होना चाहिए ताकि वो डेंगू की पेशेंट को खुद मैनेज कर सकें। So now once again thank you so much for watching video till end.